Hello everyone, welcome back to our series of cost accounting MCQ questions. This is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. दोस्तों हम लोगों ने इसके पहले 2 सीरीज़ देखी हुई है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की MCQ की, जिसमें हमने क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया था और लॉजिकली उसके आंसर्स भी निकाले थे। कौन सी ऑप्शन लॉजिकली करेक्ट आती है उसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। तो चलिए हम लोग इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम लोग 3rd सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे। लेट अस प्रोसीड विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। This is 81th question. Efficiency ratio is equal to number of actual working days in a period into 100 number of working days in the budgeted period. Actual hours worked into 100 budgeted hours. Standard hours for actual production into 100 actual hours worked. Standard hours for actual production into 100 budgeted standard hours. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि इफ़िशियंसी रेशो में जो हम देखते हैं तो उसमें हमारे स्टैंडर्ड आवर्स जो होते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन के उसको हम एक्सेस करते हैं और उसको हमारे एक्चुअल वर्क के साथ हम मैच कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू 100 एक्चुअल आवर्स वर्क, ये जो है ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है हमारा इफ़िशियंसी रेशो का। तो ये करेक्ट फॉर्मूला है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश इज ए समरी ऑफ ऑल फंक्शन बजट्स इन कैप्सूल फॉर्म। कैप्सूल फॉर्म में सारे फंक्शनल बजट की समरी कौन से बजट में आती है? सेल्स बजट, मास्टर बजट, परफॉर्मेंस बजट या कैश बजट? तो हमारे सेल्स बजट में हम कैप्सूल फॉर्म में यानी कि टेबुलर फॉर्म में हम हमारा बजट बनाते हैं और उसमें हमारे सारी जो फंक्शंस है बजट के वो सारे फंक्शंस के बारे में उसमें हम इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। तो हमारा सेल्स बजट जो होता है वो फंक्शनल बजट की एक समरी होता है, तो उसमें हम लोग सारे चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे कि हमारे प्रोडक्शन बजट, हमारा परचेस बजट, ये सारी चीज़ें हमारी सेल्स बजट में हमें देखने मिलती है। तो ये सेल्स बजट जो है वो समरी हो जाता है और वो कैप्सूल फॉर्म में यानी कि टेबुलर फॉर्म में हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेल्स बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी रेशो इज इक्वल टू, फिर से हमें एक इक्वेशन देना है, फिर से हमें एक फॉर्मूला हम यहाँ पर पूछा गया है। एक्टिविटी रेशो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्चुअल वर्किंग डेज इन अ पीरियड इनटू 100 नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन द बजट पीरियड। एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू 100 बजटेड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू 100 एक्चुअल आवर्स वर्कड। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू 100 बजटेड स्टैंडर्ड आवर्स। अब एक्टिविटी रेशो जो होती है वो एक्टिविटी रेशो हमारे बजटेड जो आवर्स है उसके साथ हमारे स्टैंडर्ड आवर्स को मैच करती है या फिर उनका रिलेशन देखती है। तो हमें एक्टिविटी रेशो के लिए हमारे स्टैंडर्ड आवर्स को भी देखना होता है और बजटेड स्टैंडर्ड आवर्स को भी देखना होता है। तो हमारा फॉर्मूला जो बना हुआ होता है एक्टिविटी रेशो का वो है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू 100 बजटेड स्टैंडर्ड आवर्स। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश डिटरमाइंस द प्रायोरिटीज ऑफ फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट की प्रायोरिटी कौन डिटरमाइन करता है या फिर किससे डिटरमाइन होती है? तो प्रिंसिपल बजट फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबाउ। तो हमारे जो फंक्शनल बजट हमें बनाने पड़ते हैं तो उनके लिए बजट फैक्टर तो देखने ही पड़ते हैं, क्योंकि हमें बजट जो है वो बजट करना होता है और बजट में लिए हमारे प्रिंसिपल बजट जो है उसके अलावा हम बजट कर ही नहीं सकते। तो ये वाली चीज़ तो लगती ही है। उसी के साथ साथ लिमिटिंग फैक्टर भी लगता है ताकि हमें हमारी पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट बजट बनाना है। तो ये जो लिमिटिंग फैक्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बजट को फाइनलाइज करने के लिए। तो हमारे जो फंक्शनल बजट हम प्रायोरिटाइज करेंगे तो उसमें हम खास तौर से प्रिंसिपल बजट फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर इन दोनों का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों भी चीज़ें यहाँ पर लगेगी। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर आएगा, बोथ ए एंड बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कैश बजट इज अ डैश डैश बजट। कैश बजट हमारा क्या है? तो कैश बजट हमेशा ही शॉर्ट टर्म में यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि जो लिक्विडिटी होती है वो लिक्विडिटी हम कैश के थ्रू एसेस करते हैं, और जहाँ पर लिक्विडिटी होती है वो लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो कैश बजट लिक्विडिटी टर्म में यूज़ किया जाता है, और इसी के लिए उसका दूसरा नाम है शॉर्ट टर्म बजट ऑल्सो। तो कैश बजट शॉर्ट टर्म बजट के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ फिक्स्ड बजट एंड अ वेरिएबल यानी कि फ्लेक्सिबल बजट इज दैट अ फिक्स्ड बजट इंक्लूड्स ओनली फिक्स्ड कॉस्ट while a variable budget includes only variable cost. Fixed budget is concerned only with future acquisitions of fixed assets, while variable budget is concerned with expenses which vary with sales. Fixed budget cannot be changed after the period begins, while a variable budget can be changed after the period begins. Fixed budget is a plan for a single level of sales or the measure of activity, while a variable budget consists of several plans, one for each of several levels of sales or other measures of activity. तो हमारा जो प्राइमरी डिफरेंस है फिक्स्ड बजट और वेरिएबल बजट का वो है ऑप्शन डी, क्योंकि फिक्स्ड बजट जो होता है वो है एक प्लान जो सिंगल लेवल ऑफ सेल्स के लिए हम लोगों ने बनाया हुआ होता है, यानी कि हमारी एक मेजर ऑफ एक्टिविटी के लिए एक सिंगल लेवल पर बना हुआ जो प्लान है उसे हम फिक्स्ड बजट के नाम से जानते हैं। जबकि वेरिएबल बजट जो होता है वो सेवरल प्लान्स के लिए होता है, यानी कि वो एक साथ दूसरे भी प्लान्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सेल्स में जो सेवरल लेवल्स आते हैं उन सेवरल लेवल्स के लिए या फिर एक्टिविटीज़ के लिए भी उसे यूज़ किया जाता है, तो उसे वेरिएबल कहा जाता है। जैसे कि नाम ही इंडिकेट करता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल, तो फिक्स्ड प्लान जो है वो एक एक्टिविटी के लिए सिंगल लेवल के लिए सेल्स के हम यूज़ करते हैं, और वेरिएबल जो है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेल्स और डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ मेजर्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। नाउ लेट अस प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्स बजट इज अ फंक्शनल बजट, मास्टर बजट, एक्सपेंडिचर बजट, नन ऑफ दीज। अब सेल्स बजट फंक्शनल बजट है, जैसे कि हमने इसके पहले को एक क्वेश्चन में भी देखा था कि सेल्स बजट एक समरी है हमारे फंक्शनल बजट की, तो उसको फंक्शनल बजट के नाम से भी जाना जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर रहेगा फंक्शनल बजट। सेल्स बजट को ही फंक्शनल बजट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ प्लांट द लिमिटिंग फैक्टर में बी इनसफिशिएंट कैपेसिटी, शॉर्टेज ऑफ एक्सपीरियंस्ड सेल्समैन, जनरल शॉर्टेज ऑफ पावर, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। अब प्लांट में लिमिटिंग फैक्टर क्या हो सकता है? तो प्लांट में हम लोग शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स तो नहीं रहेगा, क्योंकि प्लांट इटसेल्फ इंस्टॉल किया गया होता है और उसमें अपने आप में एक मटेरियल होता है। लेकिन जनरल शॉर्टेज ऑफ पावर जो होता है वो प्लांट की लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकती है, वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की लिमिटिंग फैक्टर है। शॉर्टेज ऑफ एक्सपीरियंस्ड सेल्समैन और प्लांट का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो इनसफिशिएंट कैपेसिटी जो है वो प्लांट की लिमिटिंग फैक्टर होती है, क्योंकि प्लांट जो है उसकी कैपेसिटी हमें देखनी होती है। अगर वो कैपेसिटी इनसफिशिएंट है तो वो प्लांट हमारी यूज़ में नहीं आएगा। तो लिमिटिंग फैक्टर जो होता है प्लांट का वो है इनसफिशिएंट कैपेसिटी, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, मास्टर बजट, कैश बजट, सेल्स बजट। अब फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में जो मेजर्ड सिग्निफिकेंस डिफरेंस है वो कब ध्यान में आता है, यानी कि कौन सा बजट बनाते वक्त वो ध्यान में आता है? तो फ्लेक्सिबल बजट जब बनाते हैं तो तब उसका एक सिग्निफिकेंस जो डिफरेंस है वो ध्यान में आता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट में हमारे फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट जो है उनको हम उसकी लेवल के हिसाब से लिखते हैं। जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड होता है एक लेवल के लिए, और वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो वेरिएबल होता है या फिर सारे अदर कॉस्ट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो हमारी फ्लेक्सिबल बजट में इन चीज़ों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बहुत अच्छी तरह से ध्यान में आ जाता है, और स्पेशल सिग्निफिकेंस जो है वो प्रिपरेशन के टाइम पे हम लोग एसेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लेक्सिबल बजट। The budget that is prepared first of all is cash budget, master budget, budget for the key factor, sales budget.
अब सबसे पहले जो बजट बना जाएगा उसे हम कौन सा नाम देंगे? सबसे पहले कौन सा बजट बनेगा? तो सबसे पहले बजट बनेगा बजट फॉर द की फैक्टर। हमारा की फैक्टर क्या है, हम लोग किस एक्टिविटी के लिए, किस गोल के लिए हमारा बजट बना रहे हैं, वो हमारा पहला बजट होगा। और उसके बाद में हम 1 बाय 1 दूसरे बजट्स बनाते जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट बजट रहेगा बजट फॉर द की फैक्टर, ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर आएगा। अब वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू, वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला हमें पूछा गया है स्टैंडर्ड रेट। वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल माइनस बजटेड आउटपुट। नंबर बी, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टैंडर्ड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस्ड माइनस एक्चुअल आवर्स। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबाउ। तो वॉल्यूम वेरिएंस में इन सभी चीज़ों को देखा जाता है, जैसे कि स्टैंडर्ड रेट देखा जाता है, एक्चुअल आउटपुट भी देखा जाता है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर भी देखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम वॉल्यूम वेरिएंस के टाइम पर देखते हैं। तो ऑल ऑफ द अबाउ, ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फेवरेबल वेरिएंस विल अराइज व्हेन कैपिटल रेवेन्यूज आर डैश देन एक्सपेक्टेड। अब फेवरेबल वेरिएंस जो है वो कब अराइज होता है? जब कैपिटल रेवेन्यू हमारे ज़्यादा होते हैं, एक्सपेक्टेड से जब ज़्यादा होते हैं तभी फेवरेबल वेरिएंस हमें यूज करना है। क्योंकि कैपिटल रेवेन्यूज जब ज़्यादा होंगे तभी हमारा जो वेरिएंस है वो फेवरेबल आएगा, वो पॉजिटिव रहेगा। अदरवाइज अगर वो लेस रहेगा तो हमें वो निगेटिव आ जाएगा। तो हमारा जो फेवरेबल वेरिएंस है वो हमारे जो कैपिटल रेवेन्यूज हमारे एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज से मोर आएंगे, ज़्यादा आएंगे, तो तब हमें वो फेवरेबल वेरिएंस देखने मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है मोर देन एक्सपेक्टेड, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनफेवरेबल मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑकर्स बिकॉज ऑफ प्राइस इंक्रीजेस इन रॉ मटेरियल्स, प्राइस डिक्रीजेस इन रॉ मटेरियल्स, less than anticipated normal wastage in the manufacturing process and more than anticipated normal wastage in the manufacturing process। अब देखिए अनफेवरेबल मटेरियल प्राइस वेरिएंस कब ऑकर होता है, कब आता है? अब अनफेवरेबल मटेरियल प्राइस कब आएगा? जब हमारे मटेरियल के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। जब वो इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारे लिए वो मटेरियल जो है वो महंगा हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल होगा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर रहेगा कि प्राइस इंक्रीजेस इन रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे जो मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस है वो भी हमारे लिए अनफेवरेबल हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज अवर आंसर। The type of standard best suitable for cost control purpose is। अब कॉस्ट कंट्रोल पर्पस के लिए कौन सा स्टैंडर्ड बेस्ट सुटेबल है? तो वो होता है हमारा एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल में हम लोग पहले ही प्लान करते हैं, हम हमारे कॉस्ट एस्टिमेट्स पहले से ही करके रखते हैं, और जो प्लान पहले किया गया है, जो एस्टिमेट पहले किया गया है, उसे ही स्टैंडर्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड है वही बेस्ट सुटेबल होता है हमारी कॉस्ट कंट्रोल के लिए, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड के साथ हमारा एक्चुअल कॉस्ट मैच करता है या नहीं। अगर नहीं करता है तो वहीं पर हमें कॉस्ट कंट्रोलिंग टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड जो है वो बेस्ट सुटेबल स्टैंडर्ड होता है कॉस्ट कंट्रोल के लिए, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर आएगा। An unfavorable material usage arises because of। अब अनफेवरेबल मटेरियल का यूज पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में हमें अनफेवरेबल मटेरियल का प्राइस पूछा गया था। अब अनफेवरेबल मटेरियल यूसेज जो होता है वो कब अराइज होता है? तो मटेरियल हमारे पास आ चुका है, मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब यूज़ हम कर रहे हैं तो उसके अनफेवरेबल रिजल्ट्स हमें देखने मिल रहे हैं। ऐसा कब होता है? तो ऐसा तब होता है जब हमारे मटेरियल जो है उनमें हम वेस्टेज देखते हैं। तो हमारा जो नॉर्मल वेस्टेज होता है वो नॉर्मल वेस्टेज हमारे एक्सपेक्टेड या एंटिसिपेटेड वेस्टेज से कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो वेस्टेज ज़्यादा होगा तो मटेरियल का यूज़ जो है वो भी अनफेवरेबल दिखाएगा, यानी कि मटेरियल ज़्यादा लगेगा और फिर से प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो मोर देन एंटिसिपेटेड नॉर्मल वेस्टेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब जब होगा तब हमें अनफेवरेबल मटेरियल यूसेज देखने मिलेगा।
तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वॉल्यूम वेरिएंस अराइजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीजेस इन ओवरहेड रेट पर आवर, डिक्रीज इन ओवरहेड रेट पर आवर, increase or decrease in actual output as compared to the budgeted output, and difference in budgeted overheads and actual overheads। जैसे कि हमने अभी अभी पिछले एक क्वेश्चन में देखा था कि वॉल्यूम वेरिएंस के लिए हमें सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है, जैसे कि एक्चुअल वर्किंग आवर्स, बजटेड वर्किंग आवर्स और एक्चुअल आउटपुट, ये सारी चीज़ों को हमें देखना ज़रूरी होता है। तो इन सारी चीज़ों का जो कनेक्शन है वो वॉल्यूम वेरिएंस के साथ हमें देखने मिलता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्चुअल आउटपुट एज कंपेयर्ड टू द बजटेड आउटपुट। हमारे एक्चुअल आउटपुट में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा और जिसके कंपैरिजन में हमारा बजटेड आउटपुट है, तो इन सभी को हमारी वॉल्यूम वेरिएंस में हमें देखना है। तो ऑप्शन सी जो है वो है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबर रेट वेरिएंस इज कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग द स्टैंडर्ड लेबर रेट विथ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड लेबर आवर्स एंड एक्चुअल लेबर आवर्स, actual labor hours with difference between standard labor hours and actual labor hours, actual labor rate with difference between standard labor rate and actual labor hours, none of the above। अब इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी इक्वेशन लेबर रेट वेरिएंस के लिए नहीं आता है, क्योंकि लेबर रेट वेरिएंस इज कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग। तो किसी एक चीज़ से वो मल्टीप्लाई करके यूज किया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है हमारा। तो ये तीनों भी ऑप्शंस यहाँ पर नहीं बैठते, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी जो है नन ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म बजट। लॉन्ग टर्म बजट किसे कहा जाता है? तो जनरली हमारे जो कैपिटल बजट होते हैं वो लॉन्ग टर्म बजट होते हैं, क्योंकि हमारी कैपिटल जो है वो कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, थ्रू आउट द लाइफ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म बजट में आती है। उसी के साथ साथ हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो बजट होता है वो भी लॉन्ग टर्म में होता है, क्योंकि जो रिसर्च हम लोग कर रहे होते हैं वो रिसर्च हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस में हमें यूसेज के लिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए हम लोग करते हैं, तो वो भी हमारे लॉन्ग टर्म बजट का ही एक हिस्सा होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, ये दोनों भी जो है वो हमारे लॉन्ग टर्म बजट होंगे। तो हमारा ऑप्शन डी जो है बोथ बी एंड सी वो हमारा आंसर रहेगा। तो ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश इज एन एग्जांपल ऑफ शॉर्ट टर्म बजट। कैश बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, मटेरियल बजट, बोथ ए एंड सी। अब जैसे कि हमें पता है कैश बजट जो है वो हमारा शॉर्ट टर्म बजट है, उसी के साथ साथ मटेरियल बजट जो है वो भी हमारा शॉर्ट टर्म बजट है, क्योंकि मटेरियल हम पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए, पर्टिकुलर एक एक्टिविटी के लिए लाते हैं, तो वो भी शॉर्ट टर्म में ही देखा जाता है। तो कैश बजट और मटेरियल बजट दोनों भी हमारे शॉर्ट टर्म बजट हैं। तो बोथ ए एंड सी, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोल रेशियोज यूज्ड बाय द मैनेजमेंट टू नो वेदर द डेविएशंस ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम द बजटेड परफॉर्मेंस आर फेवरेबल और अनफेवरेबल आर। अब कंट्रोल रेशियो यूज किया जाता है मैनेजमेंट के पास ये जानने के लिए कि हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमारे बजटेड परफॉर्मेंस से फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, यानी कि हमने जो हमारा परफॉर्मेंस एस्टिमेट करके रखा था, फिक्स्ड करके रखा था, तो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस उसी के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। ये हम कौन सी रेशो के तहत देखेंगे? तो हम वो देखेंगे हमारी कैपेसिटी रेशो के साथ, हमारी एक्टिविटी रेशो के साथ, हमारी इफ़िशियंसी रेशो के साथ, हमारी कैलेंडर रेशो के साथ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी परफॉर्मेंस को एसेस करने वाले रेशोज़ हैं। तो ये सारे रेशोज़ के अंदर हमें हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। तो हमारे ये जो सभी रेशोज़ हैं इन सभी रेशोज़ को हमें देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी जो है बोथ ए एंड बी, ये हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश कॉस्ट्स आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल इन रिलेशन टू आउटपुट। अब इसके जो ऑप्शंस है वो है वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल, बोथ ए एंड बी। अब हमने पहले सेकेंड सीरीज में इसके बारे में बात की थी डिटेल में
कि सेमी वेरिएबल जो होते हैं वो पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल होते हैं। तो फिर से वही क्वेश्चन हमें यहाँ पर घुमा के दिया गया है, बस लॉजिकली हमको क्वेश्चंस को देखना है और हमारा आंसर हमें निकालना है। तो सी जो है वो हमारा आंसर होगा कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट्स आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल इन रिलेशन टू आउटपुट। ऑप्शन सी इज अवर आंसर। An opportunity cost is dash dash, the advantage foregone, the cost, the income, none of the above. अपॉर्चुनिटी क्या कॉस्ट क्या होता है, तो वो एक एडवांटेज होता है हमारे लिए, एडवांटेज फॉरगोन होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर आएगा। वर्क्स कॉस्ट इज ए टोटल ऑफ, अब वर्क्स कॉस्ट किसके टोटल से बनती है। अब हम लोग कॉस्ट शीट देखते हैं, हमारी कॉस्ट शीट में ये चीज़ हमें देखने मिलती है कि वर्क्स कॉस्ट जो है वो हमारा थर्ड पॉइंट होता है। तो उसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, तो ऑप्शन हमारे पास है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। बी ऑप्शन है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट और चार्जेबल एक्सपेंसेस एंड वर्क्स एक्सपेंसेस। नंबर सी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। नंबर डी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर सभी डायरेक्ट लेबर को हमको ऐड करते हैं, उसके साथ हमारी प्राइम कॉस्ट आती है। प्राइम कॉस्ट में हम हमारे जो भी वर्क्स एक्सपेंडिचर है, जो भी फैक्ट्री एक्सपेंडिचर है वो ऐड कर देते हैं, और इन सब को ऐड करने के बाद हमारे पास जो आता है वो होता है हमारा वर्क्स कॉस्ट। तो हमारी जो वर्क्स कॉस्ट है, उस वर्क्स कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस आते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डज नॉट इन्वॉल्व डैश डैश, कैश ओवरलेज, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, नन ऑफ द अबव। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे कि हमारे लिए एक एडवांटेज है, तो उसमें कैश आउटलेज नहीं होंगे, क्योंकि उसमें कोई कैश आउटले नहीं जाएगा, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें मिली हुई है। तो कैश आउटलेज जो है वो हमारा ऑप्शन है, कैश आउटलेज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरिएबल कॉस्ट चेंज डैश डैश विथ चेंज इन आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के कौन से हिसाब से बदलते जाता है, प्रोपोर्शनेटली, इनवर्सली, डिसप्रोपोर्शनेटली और समटाइम्स। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है हमारी आउटपुट के साथ। तो ऑप्शन ए जो है वो रहेगा हमारा आंसर। देन फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डैश डैश विथ इंक्रीज इन आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट के इंक्रीज होने पर क्या होता है, तो हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि जितने फिक्स्ड कॉस्ट है हमारा, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन के लिए फिक्स्ड रहेगा। तो आप आउटपुट जितने ज़्यादा यूनिट्स लेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट उतना कम होते जाएगा, क्योंकि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो जितना ज़्यादा आउटपुट लेंगे उतना कॉस्ट तुम्हारा जो है वो कॉस्ट कम कम होते जाएगा। तो ये हमारे लिए एडवांटेज होता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आउटपुट। हमारा आउटपुट जैसे जैसे इंक्रीज होगा, फिक्स्ड कॉस्ट वैसे वैसे डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज डैश डैश एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन हमारा कैसा एक्सपेंडिचर है, तो डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि डेप्रिसिएशन फिक्स्ड होता है, लेकिन कितना डेप्रिसिएशन पेड करना है वो हमेशा वैरीज होता है, क्योंकि जो मेथड हम लोग डेप्रिसिएशन की यूज़ करने वाले हैं उसके ऊपर उसकी प्राइसेस डिपेंड होती है। डेप्रिसिएशन देना है, ये जो हेड है वो फिक्स्ड है, और डेप्रिसिएशन कितना देना है, उसकी कौन सी मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये वेरिएबल है, इसके लिए वो सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर होता है। क्योंकि अगर हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लेते हैं तो हर साल हमारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है वो बदलती जाएगी, वो वेरिएबल हो जाएगी, लेकिन डेप्रिसिएशन हर साल दिया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है, अमाउंट वेरिएबल है, तो इसी के लिए उसके लिए सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट्स इन्वॉल्व पेमेंट्स टू आउटसाइडर्स, सेल्फ, एम्प्लॉइज एंड नन ऑफ द अबाउ। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जो होती है वो ऑलवेज आउटसाइडर्स के लिए होती है। आउटसाइडर्स के लिए हमें एक्सेस कॉस्ट देनी पड़ती है, उसे ही आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडेड वैल्यू इज द चार्ज इन मार्केट वैल्यू, कॉस्ट, इनकम एंड नन ऑफ द
अबाउ। अब एडेड वैल्यू जो है वो कब चेंज होंगी, कौन सी वैल्यू में चेंज होंगी, तो एडेड वैल्यू हमारी मार्केट वैल्यू में चेंज होगी। तो हमारा आंसर आता है ऑप्शन ए, मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश डैश अकाउंटिंग इज नॉट ओनली a positive science but also a normative science because it includes techniques of budgetary control and standard costing। अब हमारी कौन सी कॉस्टिंग एक पॉजिटिव साइंस ही नहीं तो नॉर्मेटिव साइंस भी है, क्योंकि उसमें बजटरी कंट्रोल भी आता है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी आता है। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ही हम सारी बजटरी टेक्निक्स को भी यूज़ करते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग में ही हम सारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के टेक्निक्स को भी यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है कॉस्ट अकाउंटिंग वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डैश डैश इज मेंटेन्ड टू नो how the workers time shown by the time card is spent on various jobs। अब हमारे वर्कर जो हमारे वेरियस जॉब में काम करते हैं तो उनका कितना टाइम स्पेंड किया गया है उनके वर्किंग्स में, ये कौन सा कार्ड या फिर ये कौन से चीज़ से हमें पता चलेगा, उसके लिए हम क्या मेंटेन करते हैं, तो उसके लिए हम जॉब कार्ड्स मेंटेन करते हैं ताकि एम्प्लॉई कौन से जॉब पर काम कर रहा है और कितना काम कर रहा है, इन सारे डिटेल्स को हम हमारे जॉब कार्ड्स में लिख देते हैं। डेली टाइम शीट्स है, उसमें हमारी अटेंडेंस होती है वर्कर्स की। वीकली टाइम शीट्स है, उसमें भी हमारी वर्कर्स की अटेंडेंस दिखने मिलती है। लेकिन जॉब कार्ड्स में जॉब क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जॉब कार्ड जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टाइम वेज सिस्टम wages are paid according to the production time both A and B, none of above। अब टाइम वेज सिस्टम जो है, हम लेबर ओवरहेड्स जब निकालते हैं तो उसमें हम देखते हैं तो टाइम वेज सिस्टम में टाइमिंग के हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। यानी कि आपको एक शिफ्ट दी होती है 10 से 5, 9 से 5, जो भी आपको टाइमिंग दिया गया है उतने टाइमिंग में अगर आप आते हैं और काम करते हैं तो लेबर को उनके ओवरहेड्स मिल जाते हैं, उनका पेमेंट मिल जाता है। तो ये जो है वो टाइम बेस्ड सिस्टम है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो टाइम हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर पीस रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट, पेमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, टाइम बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अब पीस रेट सिस्टम यानी कि एक पीस के लिए आपको पैसे मिलेंगे, तो जितने पीसेस आप बनाएंगे उतने पैसे आपको मिलेंगे, यानी कि एक क्वांटिटी बेस्ड सिस्टम है। तो आप जितनी क्वांटिटी बनाएंगे उतने आपको वेजेस मिलेंगे। तो ऑप्शन ए जो है क्वांटिटी ऑफ वर्क डन वो हमारा आंसर होगा। अंडर पीस रेट सिस्टम हमें क्वांटिटी मेजर करके वेजेस दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ वर्क ऑर्डर standard time and time taken are 20 hours and 15 hours respectively, time rate being 2 per hour, total wages payable under row 1 premium plan will be। अब देखिए यहाँ पर हमें देखने मिलता है रो 1 प्रीमियम प्लान। अब रो 1 प्रीमियम प्लान जो है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला के हिसाब से हमें ये आंसर निकालना होता है। अब हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन दी गई है, स्टैंडर्ड टाइम जो है वो है 20 आवर्स का, टाइम टेकन जो है वो है 15 आवर्स का, और टाइम रेट जो है वो है 2 रुपीज़ पर आवर। तो हमें हमारा जो रो 1 प्रीमियम प्लान है उसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखना होगा। तो पहले हम फॉर्मूला देखते हैं।
अब रो वन प्लान में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो रो वन प्लान का फॉर्मूला हमें पहले देखना पड़ता है। रो वन प्लान का फॉर्मूला बहुत ही इजी है, बस उसे याद रख के उसमें हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन रख देनी है। तो हमारा रो वन प्लान का जो फॉर्मूला है वो है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। तो 5 चीज़ों को हमें देखना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। अब जो टाइम लिया गया है वो है 15 आवर्स, इनटू रेट पर आवर जो है वो है 2 रुपीज़। तो 15 इंटू 2 30 आएगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। प्लस अब नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसे हमें इसमें ऐड करना है, तो वो है टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम। अब टाइम सेव्ड कितना है, तो 20 आवर्स जो है वो स्टैंडर्ड टाइम था और टाइम टेकन जो है वो 15 आवर्स था, यानी कि 5 आवर्स जो है वो हमने सेव किए हैं। तो 5 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम 20, 5 डिवाइडेड बाय 20 आंसर आता है 1/4 इनटू अगला फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। फिर से टाइम टेकन 15 आवर्स एंड रेट पर आवर 2, यानी कि 15 इंटू 2 30, तो 1/4 इंटू 30, तो 30 का 1/4 जो है वो आएगा कैलकुलेशन के बाद 7.50। तो 30 का 1/4 7.50 आ गया। अब जो पहले कैलकुलेशन हमने करके रखा था टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर 30, तो उस 30 में ये 7.50 हमें ऐड करना है। तो 30 प्लस 7.50 आंसर आएगा 37.50। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर होगा। बस रो वन प्लान का फॉर्मूला पता चलते ही हमें ये सारी कैलकुलेशन करने आती है और ये हमें इजीली कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालने आ जाता है। तो रो वन प्लान के फॉर्मूले के साथ हमने ये इसका कैलकुलेशन किया है। कैलकुलेशन कैसे किया वो भी मैंने आपको बता दिया है। इस हिसाब से हम ये आंसर निकाल देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम प्रोवाइड्स फॉर हायर रेट टू डैश डैश वर्कर्स। अब हायर रेट, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम जो है उसमें क्या कहा जाता है कि जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पेमेंट दो, जो कम काम करेगा उसको पनिशमेंट दो। तो उसमें क्या होता है, हायर रेट कौन से वर्कर्स को मिलेगा, तो इफिशिएंट वर्कर्स को हायर रेट मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इनएफिशिएंट वर्कर्स को हायर रेट तो नहीं मिलेगा, इफिशिएंट वर्कर को ही मिलेगा। बोथ ए एंड बी ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, और लेजी लोगों को वेजेस दिए नहीं जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है इफिशिएंट वो हमारा सही आंसर होगा। डैश डैश इज मोस्ट सुटेबल व्हेन क्वालिटी ऑफ वर्क इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। अब हमारे जो वेज सिस्टम है या फिर वेज रेट सिस्टम है उनमें हम लोग अलग अलग सिस्टम देखते हैं। टाइम रेट सिस्टम देखते हैं, पीस रेट सिस्टम देखते हैं, लेकिन टाइम रेट सिस्टम जो होती है वो टाइम बेस्ड होती है और पीस रेट सिस्टम जो होती है वो पीस रेट सिस्टम क्वांटिटी बेस्ड होती है। अब हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी वेज सिस्टम जो है वो सूटेबल होती है जब हमें क्वालिटी वर्क करना होता है या फिर हमारा क्वालिटी जो है प्रोडक्ट का वो हमारा प्राइम इम्पोर्टेंस होता है। तो उस टाइम पर हम कौन सी वेज सिस्टम है उसे यूज करते हैं। तो ऑब्वियस है उस टाइम पर हम टाइम वेज सिस्टम यूज करेंगे, क्योंकि टाइम एक्सेस भी लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन हमारा एक क्वालिटी में होना चाहिए और क्वालिटी को ही हमें प्राइम इम्पोर्टेंस देना है। तो क्वालिटी वर्क जब हमें करा कर लेना है उस टाइम पर हम टाइम वेज सिस्टम का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी जो रहेगा वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेजेस अंडर हल्से प्रीमियम प्लान इज रेट प्लस परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड माइनस टाइम टेकन इनटू रेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन, स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन इनटू टाइम इनटू रेट पर आवर, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। तो इनमें से हमारा हल्से प्रीमियम प्लान का फॉर्मूला कौन सा है? ऑप्शन डी जो है वो हमारा फॉर्मूला है, क्योंकि हमारा हल्से प्रीमियम प्लान का फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन डिवाइडेड बाय 2 इनटू रेट पर आवर। तो शॉर्ट में अगर इसे हम देखें तो वो फॉर्मूला आ जाता है हमारा टाइम रेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन डिवाइडेड बाय 2 इनटू रेट।
तो ये जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। तो वो है हमारा हलसे प्रीमियम प्लान का फॉर्मूला। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अंडर मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम 110% of the ordinary piece rate is given to workers whose level of performance is between dash dash of standard output। अब हमें पता है कि मेरिक का जो पीस रेट सिस्टम है, जैसे टेलर्स का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है जो 80% एंड 120% से काम करता है, वहीं मेरिक का भी एक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम है जिसमें 110% ऑर्डिनरी पीस रेट दिया जाता है। तो ये वाला जो ऑर्डिनरी पीस रेट है वो किसे दिया जाता है? जनरली अब हम लोग जो है 100% वेज पेमेंट करना हमारा काम होता है, लेकिन ये जो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है टेलर्स के, मेरिक के, इनमें हमें ज़्यादा वेजेस मिलते हैं। अब मेरिक में 110% ऑर्डिनरी पीस रेट से ज़्यादा मिलेगा। तो वो कब मिलेगा? जब वर्कर उसका 83% टू 100% तक का काम कंप्लीट करेगा, तो उसको 100% वेज के बदले 110% वेज रेट दिया जाएगा, यानी कि एक्सेस 10% ज़्यादा पेमेंट उसको दिया जाएगा जब वो 83% से 100% तक काम करेगा, अबाउ 83%। तो ये है मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है अंडर मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम 120% ऑफ द ऑर्डिनरी पीस रेट इज गिवन टू वर्कर्स हुज लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इज बिटवीन डैश डैश ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट। अब 100% से 120% जो वर्कर काम करता है उसके लिए मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम में 120% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट दिया जाता है, यानी कि जो 100% से ज़्यादा काम करेगा उसको एक्सेस 20% वेज पेमेंट दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अंडर मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम ऑर्डिनरी पीस रेट गिवन टू वर्कर्स whose level of performance is between dash dash of standard output। अब जो वर्कर 0% से 83% तक ही काम करते हैं उन सभी को ऑर्डिनरी पीस रेट, जो कि फिक्स्ड पीस रेट डिसाइड हुआ है, उस रेट से हम लोग पेमेंट देंगे। जो 83% तक, 0% से लेके 83% तक जो काम करेंगे उन लोगों को ऑर्डिनरी वेज सिस्टम से पेमेंट मिलेगा। जो 83% से ज़्यादा काम करेंगे उनको 110% वेज मिलेगा, और जो 120% तक काम करेंगे, 100% से लेकर 120% तक, उन्हें 120% मिलेगा। तो ये है हमारा मेरिक का मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। तो दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस में हम हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के सारे क्वेश्चंस को देख रहे हैं, सारे आंसर्स को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लॉजिकली हर क्वेश्चन को वेरीफाई करके हम उनके आंसर्स निकाल रहे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो सीरीज़ मैं बना रही हूँ, जिसमें मैं 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सामने रख रही हूँ, जिससे आपकी एक रिवीजन हो जाए, आप प्रिपेयर हो जाएं आपकी एग्ज़ाम्स के लिए, और आपको समझ आ जाए कि हमारे बेसिक कंसेप्ट या फिर हमारी ये जो सारी सिस्टम होती है वो कैसे काम करती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख रही हूँ। आप इन सारी सीरीज़ को अच्छे से देख लें और इनकी अच्छे से स्टडी कर लें, तो ये सारी सीरीज़ आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। ये तीनों भी सीरीज़ को आप देख लीजिए। पहले 2 वीडियोस जो हैं उनके लिंक्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप वहाँ जाकर उन लिंक्स को देखकर उन वीडियोस को, उन सीरीज़ को पढ़ सकते हैं और उसकी स्टडी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट सीरीज़ 4 में। तब तक के लिए देखते रहिए, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।